नमस्कार बच्चों। आज हम आगे जगत टू प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा जगत ये भी एक जगतों में से एक है और उसमें जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उनके गुणधर्म बताएंगे, आज विशेषताएं देखेंगे। और प्रोटिस्टा जगत में अमीबा, पैरामीशियम, वॉल्वस और यूग्लिना ये सब सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। विशेषता यहाँ पर दी गई हैं। प्रोटिस्टा जगत के सजीव एक कोशीय होते हैं और कोशिका में आवरण युक्त केंद्रक पाया जाता है और प्रचलन हेतु वो कूटपाद का उपयोग करते हैं। कूटपाद जैसे मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि अमीबा के ये सब जो सिरे होते हैं ये कूटपाद होते हैं और यह चलने के लिए उसका उपयोग करते हैं। फिर यह बाल जैसी रोमक कशाभिकाएँ होती हैं। स्वयंपोषी उदाहरण यूग्लिना, वॉल्वस। कोशिका में हरित लवक होते हैं। हरित लवक जो कि अपना भोजन बनाने के लिए वनस्पतियों में ज़रूरी होते हैं, वही इनके अंदर पाए जाते हैं, तो इसलिए वो स्वयंपोषी होती हैं। और परपोषी मतलब अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यह अपने खाने के लिए दूसरे सूक्ष्म जीवों और दूसरे सड़े गले पदार्थों पर निर्भर होते हैं, तो इसलिए इन्हें परपोषी कहा गया। नेक्स्ट जगत है कवक। कवक आपने देखा होगा कि अगर हम रोटी बहुत दिन तक रख देंगे या शाम तक रख देंगे तो उसको क्या होता है, खोल के तो धीरे धीरे उसमें फंगस जमा हो जाती है, कवक लगने लगता है। तो वही यहाँ पर दिया है कवक। तो अब इसमें जैसे हम लोग ब्रेड, रोटी का टुकड़ा पानी से थोड़ा सा भिगाओ और किसी डिबिया में रख दो, ढक्कन से उसे ढक दो। 2 दिनों बाद खोलो, देखो उसमें टुकड़े पर कपास के जैसे सफ़ेद तंतु दिखाई देंगे और वही क्या होते हैं, कवक होते हैं। उन्हीं को कवक कहा जाता है। तो कवक की विशेषता यह हमेशा सड़े गले पदार्थों पर ही उगती हैं। बारिश के मौसम में आपने देखा होगा कि लकड़ियों पर भी उगती हैं, लकड़ियाँ जो बारिश में भीगती हैं उसके ऊपर। चलो इसकी विशेषताएं देखते हैं क्या है। विशेषताओं में कवक का यहाँ पे डायग्राम दिया गया है आपको। विशेषताएं, कवक जगत में परपोषी होती हैं। परपोषी मतलब वह किसी भी दूसरे सूक्ष्म जीव या दूसरे पदार्थ पर से अपना जीवन निर्वाह करती हैं। असंश्लेषी और दृश्य केंद्र के सजीवों में से एक होता है। बहुसंख्य कवक मृतोपजीवी होते हैं, मतलब सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर जीवित रहते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा से बनी होती है। तो ये अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपको रिक्त स्थान में आ सकता है। तो कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा से बनती है। चौथा, कुछ कवक तंतुमय होते हैं जिनके कोशिका द्रव्य में अनगिनत केंद्रक होते हैं। कवक कीड़ों यानी बेकर्स यीस्ट, फफूंदी, अस्परजिलस, भुट्टे पर पाई जाने वाली फफूंदी, पेनिसिलियम या कुकुरमुत्ता, मशरूम जो हम लोग देखते हैं बारिश के मौसम में उगता है। विटाकर के बाद वर्गीकरण की कुछ पद्धतियाँ प्रतिपादित की गई, फिर भी आज तक कई वैज्ञानिक विटाकर के पंच जगत की पद्धति को ही प्रमाण मानते हैं। यही इस पद्धति की सफलता है। आगे देखते हैं आप सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। अभी हमने जीवाणुओं का वर्गीकरण देखा, अब सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण देखते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों में सूक्ष्म जीवों की संख्या सबसे अधिक है। छोटे होते हैं, दिखाई नहीं देते, नगण्य आंखों से नहीं दिखाई देते, उनके लिए हमको सूक्ष्म दर्शी का उपयोग करना पड़ता है। सूक्ष्म जीव में आदि केंद्रकीय, दृश्य केंद्रकीय होता है। आदि केंद्रकीय में जीवाणु हमने देखा, दृश्य केंद्रकीय में आदिजीवी, कवक, शैवाल। अब यहाँ पे सूक्ष्म जीवों का आकार देखो बताया गया है। 1 मीटर मतलब 10⁵5 माइक्रोमीटर, जो कि हमारी आंखों से, नेरी आंखों से देखना संभव नहीं है। इधर 1 मीटर बराबर 10⁹9 नैनोमीटर। ये सब छोटी इकाइयाँ हैं लंबाई की। जीवाणु, बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसका आकार 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर होता है। ये माइक्रो के लिए यूज़ होता है, ये नैनो के लिए यूज़ होता है। तो अब इसमें देखते हैं गोलाणु, दंडगोलाणु, दंडाणु, ऐसे बहुत सारे सर्पिला आकार के जीवाणु पाए जाते हैं। तो अब उनका विशेषता देखते हैं। एक ही कोशिका स्वतंत्र सजीव के रूप में जीवन यापन करती है। कभी कभी बहुत सारे जीवाणु समूह में रहकर बस्तियां बनाते हैं। अब इसके अंदर ऐसा है कि एक जीवाणु या तो स्वतंत्र जीवन यापन करेगी या तो बहुत सारे उसके प्रतिकृति निर्मित हो जाते हैं और वह समूह बनाकर बस्तियां बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी जो
रोग चालू है, वो रोग में जब जीवाणु अंदर जाता है तो अपने आप को क्या करता है, डिवाइड करता है, मतलब बहुत सारे जीवाणु उससे उत्पन्न होते हैं। जीवाणु की कोशिका आदि केंद्र की होती है। कोशिका में केंद्रक तथा आवरण युक्त अंगक नहीं पाए जाते, इसे कोशिका भित्ति होती है। प्रजनन सामान्यतः द्विभाजन पद्धति से होता है, एक कोशिका का दो भाग। जैसे प्रजनन में एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं। अनुकूल परिस्थिति में जीवाणु बहुत तेजी से बढ़ते हैं और 20 मिनट में संख्या के दोगुने हो सकते हैं। मतलब इनका जो डबलिंग रेट है वो 20 मिनट दिया गया है, और प्रतिकूल परिस्थिति होगी इनकी तो वह क्या होंगे, और जल्दी से बढ़ेंगे। फिर आगे देखते हैं आदिजीवी प्रोटोजोआ जिसको बोलते हैं। इसका आकार लगभग 200 माइक्रोमीटर के लगभग होता है। इसमें पैरामीशियम, एंटीमीबा ये दोनों दिखाए गए हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? मिट्टी, मीठे पानी तथा समुद्र में पाए जाते हैं। कुछ अन्य सजीवों के शरीर में रहकर रोगों का कारण बनते हैं। जैसे कि पानी के साथ हमने इसको पी लिया तो ये हमारे शरीर में पहुंच गए, तो इससे हमको विभिन्न प्रकार के पेट संबंधी रोग बन सकते हैं। दृश्य केंद्र की कोशिका वाले एक कोशीय सजीव हैं ये। आदिजीवी की कोशिका रचना, संचलन के अंग, पोषण पद्धति में विविधता आदि दिखाई देती है। प्रजनन इसमें भी द्विभाजन पद्धति से होता है। एक कोशिका से दो कोशिका निर्माण होती है। इसमें अमीबा और पैरामीशियम जो कि मटमैले पानी में पाए जाते हैं स्वतंत्र जीवन व्यापन करते हैं। इसीलिए पानी को छान कर या उबाल के पीना चाहिए, जिसमें से ये अगर कोई भी जीवाणु उसके अंदर है, कोई भी सूक्ष्म जीव हैं तो वह खत्म हो जाए। एंटामीबा हिस्टोलिक्टा आंव होने का कारण बताया मैंने आपको कि हमको ये जब अंदर जाते हैं तो उससे पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं। फिर प्लाज्मोडियम वायरस, वाइपस, मलेरिया या शीत ज्वर होने का कारण, ये भी मच्छर से ही काटने पे होता है, लेकिन वो सूक्ष्म जीव हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। कवक, फंगी, क्योंकि कवक इसमें ही पाया जाता है। प्लाज्मोडियम, और देखते हैं सड़े गले पदार्थ पर वनस्पति पर और प्राणियों के शरीर कार्बनिक पदार्थों पाए जाते हैं। यह दृश्य केंद्र की और एक कोश के सूक्ष्म जीव कवक की कुछ प्रजातियां आंखों से दिखाई देती हैं और बाकी नहीं दिखाई देती हैं। ये मृत्युपजीवी होते हैं, तो यह कार्बनिक पदार्थों से अन्न शोषण करते हैं। प्रजनन लैंगिक पद्धति से और द्विभाजन पद्धति और मुकुलन जैसी अलैंगिक पद्धति से होता है। प्रजनन की पद्धतियां हैं लैंगिक और अलैंगिक पद्धति, उसमें बहुत सारे विभिन्न पद्धतियां हैं। तो उसमें मुकुलन है, द्विभाजन है, और ये सब पद्धतियां बताई गई हैं। ये आगे वाली कक्षा में आप पढ़ेंगे। तो उदाहरण यीस्ट, कैंडिडा, मशरूम। शैवाल हम देखते हैं पानी में हरे हरे किस्म की पाई जाती है, तो उसे शैवाल कहते हैं। या पानी में बढ़ते हैं, या बारिश के मौसम में देखते हो आप दीवारों पर लगते हैं पानी की वजह से, तो वो भी शैवाल के ही एक प्रकार है। दृश्य केंद्र की एक कोशिका और स्वयं पोषी सजीव होते हैं। कोशिका में स्थित हरित लवकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कोशिका में इनके हरित लवक पाया जाता है जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करता है, उससे अपना भोजन बना सकते हैं। इसमें उदाहरण है यूग्लिना, क्लोरेला और क्लाइमोडोमोनास। शैवाल की कुछ प्रजातियां एक कोशी हैं, अन्य सभी शैवाल बहुकोशी होकर निरी आंखों से दिखाई देते हैं। हम देखते हैं बारिश में बहुत सारे हमको शैवाल, काई जिसको बोलते हैं हम लोग, वो दिखाई देते हैं। विषाणु आकार लगभग 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। विषाणु को सामान्यतः सजीव नहीं माना जाता है, वे सजीव निर्जीव की सीमा रेखा के मध्य में पाए जाते हैं, परंतु इनका अध्ययन सूक्ष्म जैविक विज्ञान में किया जाता है। विषाणु अति सूक्ष्म तथा जीवाणुओं की तुलना में 10 से 100 गुना छोटे होते हैं। वे केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, जो कि एक प्रकार का और सूक्ष्मदर्शी है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, उनमें खाली दिखाई दिया जाता है। फिर स्वतंत्र कणों के रूप में पाए जाते हैं। विषाणु अर्थात डीएनए और आरएनए से बना हुआ लंबा अणु जिस पर प्रथिन का आवरण पाया जाता है, जो कि अब इस समय हमारे देख रहे हो कि जो वायरस फैला है वो वायरस विषाणु के अंतर्गत ही आता है, और जिसका इस समय प्रकोप बहुत फैला हुआ है। तो उन सब चीज़ों के लिए विषाणु ही जिम्मेदार होते हैं। और फिर वनस्पति और प्राणियों की जीवित कोशिका में ही वे रह सकते हैं, और उन कोशिकाओं की सहायता से विषाणु स्वयं के प्रथिन बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो वायरस है
वह हमारे अंदर घुसकर अपने आप को बढ़ाते चला जाता है और जिसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। विषाणु स्वयं को प्रसन्न बनाते हैं अतः स्वयं की असंख्य प्रतिक्रिया निर्माण करते हैं। इसके बाद पोषक कोशिकाओं को नष्ट करके यह प्रतिक्रिया मुक्त होती है और ये स्वतंत्र विषाणु पुनः नई कोशिकाओं में संक्रमित कर सकते हैं। विषाणुओं के कारण वनस्पति और प्राणियों में विभिन्न रोग होते हैं। तो कोरोना वायरस एक ऐसे ही प्रकार का विषाणु है जिसका फैलाव हमारे शरीर में शुरुआत होता है। शुरुआत होने के बाद 4-5 दिन के बाद वह बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो ये सब दिया गया है। आगे पाठ आपको दिया गया है, तो पाठ का प्रश्न उत्तर और क्वेश्चन आंसर आप लिख के ले लें। फिर आगे के पीरियड में हम दूसरे पाठ पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।